अब देखो लीनियर मोमेंटम, फिर हमने देखा लीनियर मोमेंटम क्या था, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द मल्टीपल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा। इसका एग्जांपल क्या था कि पत्थर को लपकने में ज्यादा ताकत लगेगी या डर लगेगा, और बॉल को लपकना इट इज इजियर। डायमेंशनल फॉर्मूला वाज ml t-1, तो हमें ये भी कल देख चुके थे। फिर फिर हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कोई बॉडी है, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीपी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यही था सेकंड लॉ। इसी को हम डिराइव करके पहुंचे थे एफ इज इक्वल टू एम ए पे। तो ये हो गया था हमारा। फिर हमने नेट फोर्स कैलकुलेट किया कि यार एक फोर्स पे 30 न्यूटन राइट साइड में लग रहा है, लेफ्ट में 20 लगेगा, तो उसका नेट फोर्स क्या आएगा 10 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन। फिर आपको ये 4 क्वेश्चन कराए थे कि मास ऑफ अ टॉय कार इज लेस, इसलिए उसका स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करना इजी है, बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना मास ज्यादा उतना है उसमें इनर्शिया ज्यादा, दैट इज व्हाई टॉय कार बिकम्स इजियर टू चेंज इट स्टेट, और जो एक्चुअल कार है उसका स्टेट चेंज करना टफ होगा। कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड, तो बाहर से लगने वाले फोर्स जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तब तक क्या बोलेंगे, फोर्स तो लग ही रहे हैं यार, बट दे विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो यही है क्वेश्चन। थर्ड क्या था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, तो उसका स्टेट चेंज कैसे हो जाता है, जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से लगने वाला एफ नेट ही स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करता है। तो रेस्ट पे था तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट पे। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट फोर्स। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है यानी पी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वी कैन श्योरली से दैट सिंस एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड या एफ नेट। तो यही तो था सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और पी अगर कांस्टेंट है तो चेंज डिफरेंशियल पी का जो है वो जीरो हो जाएगा। दिस मींस एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर कांस्टेंट मोमेंटम चाहिए तो बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यही हुआ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर क्या बोले एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is kept on smooth floor, a force of 3 Newton in I cap direction is applied on it at time t equals to 0. Find the acceleration of the block. आपको मास दे दिया गया, आपको फोर्स दे दिया गया, यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बाय जस्ट यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस वैल्यूज डालो तो एक्सेलरेशन विल बी 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दी आई कैप डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, यानी उसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब वो आई कैप भी हो सकता है, माइनस आई कैप भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ग्राफिकल देखते हैं क्या बोलता है कि समेशन जो एफ नेट है ना, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज एक्सेलरेशन। क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा, दैट इज व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, और वो भी लीनियर। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको ऐसे, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ेगा, वाई एक्सिस पे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और एक्स पे है एवरेज एक्सेलरेशन। तो आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यही है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या स्ट्रेट लाइन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एम होगा स्लोप, और एक्स वाई और एक्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। तो जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनमें आपको ग्राफ इसी तरीके का मिलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे मिले, ये एवरेज एक्सेलरेशन और मास का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपको बोल दूं कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर ए गिवन फोर्स, जैसे जैसे मास ज्यादा होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे एक्सेलरेशन कम होगा वैसे वैसे मास ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे मास कम था तो एक्सेलरेशन ज्यादा था, मास ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो गया। तो बस यही रिलेशनशिप है आपका
दूसरे वाला ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मास की वैल्यू ज्यादा, मतलब मास को आपने ज्यादा लिया तो उसी पॉइंट पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू कम है, और यहीं अगर मास की वैल्यू कम ली होती तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज्यादा आ गई होती। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, या y इक्वल टू 1/x। ठीक है, इस तरीके का रिलेशनशिप आपको ये मिल रहा है किसका, एवरेज एक्सेलरेशन और मास ऑफ द ब्लॉक का या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक नई चीज के बारे में, वेट। वेट क्या होता है? वेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस, सरफेस ऑफ व्हाट, सम बिगर ऑब्जेक्ट। वो बिगर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी एक प्लेनेट हो सकता है। ठीक है, एक प्लेनेट के सरफेस के आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा फील किया गया फोर्स, उसी को बोलते हैं वेट, उसी को बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, आपको एक पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे अच्छे से तब ये यूज करेंगे। ठीक है, F=G m1 m2। ओह, ठीक आता है तो रुक गया यार। F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो G है m1 है m2 है, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और आर स्क्वायर इज द, आर इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मासेस का डिफरेंस रहता है। तो इन्हीं की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ उसी को हम बोलते हैं वेट। और वेट जनरली टर्म्स जो यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड नियर द सरफेस ऑफ सम हेवनली बॉडी, या फिर किसी प्लेनेट के सरफेस के आसपास। ठीक है, हेवनली बॉडी में क्या हो सकता है, मून, सन, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सब हो सकता है। ठीक है, तो बट अर्थ पे अगर हम बोलें तो अर्थ के द्वारा गया एग्जर्ट किया गया ग्रेविटेशनल पुल वही हमारे वेट के बराबर है। ठीक है, अब मैं किसी बच्चे को रेंडमली बोलता हूँ, मानते हैं नम्रता। ठीक है, नम्रता है, मैं बोलता हूँ बेटा आपका वेट कितना है, तो नम्रता क्या आंसर दोगे बेटा, बोलो बच्चे बोलो, कौन है जिनका माइक अच्छे से चल रहा है? मीनाक्षी बताओ, वेट कितना है? मैं बोलता हूँ वेट कितना है तुम्हारा, बताओ। सब 40 kg। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला 45, कुछ बोल रहे हैं 60, जो भी बोल रहे हैं, रुको चैट बॉक्स खोलने दो। चलो नम्रता का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने बोला कि इनका वेट है 45। तो क्या ये सही बोल रहे हैं, 45 kgs ना? हाँ, तो 45 kg आप बोल रहे हो, क्या आप सही बोल रहे हो? बच्चों बताओ, क्या ये सही है बात, वेट इज इक्वल टू 45 kg? जबकि मैंने बोला फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, तो पहली बात फोर्स है जी। और सर किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट किसका है? मास। मास मास। है ना, किलोग्राम यूनिट है मास का। और मैंने पूछा क्या, वेट, और वेट एक फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस। ठीक है, तो फोर्स क्या यूनिट तो होना चाहिए था बेटा, न्यूटन। तो क्या मैं 45 न्यूटन लिख दूं इसको, 45 इंटू जी इंटू न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या होगा, 45 किलोग्राम, तो बेटा आपका हुआ मास। ठीक है, इट इज योर मास। और अगर मैं वेट बोलूं, और तो इसको क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 10 अप्रोक्सीमेटली, राइट। 45 इंटू 10 क्या होगा, किलोग्राम, 450 किलोग्राम फोर्स, KGF। ठीक है, दूसरे टर्म में लिख सकते हैं 450 न्यूटन। तो 450 न्यूटन इज द वेट। तो वेट अगर एक्चुअल में बोलो फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो वेट इज इक्वल टू 450 न्यूटन। ठीक है, और मास क्या है, 45 kg। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मास इज द यूनिवर्सल क्वांटिटी, मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास की वैल्यू वही रहने वाली है, तो 45 kg के बराबर ही रहेगी। वेट क्या है, 450 न्यूटन रहेगा, वेट विल बी 450 न्यूटन, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वेट। ठीक है, मेरे कैमरा को क्या हो गया, आज सब दिक्कत कर रहा है यार, एक चीज सही होती है दूसरी खराब हो जाती है, बड़ा अत्याचार है गरीब आदमी पे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज mg। ठीक है, तो आपने मुझे बताया कि m की वैल्यू 45 थी, और वेट की वैल्यू mg हो जाएगी, तो 45 इंटू जी, अगर 10 ले लें तो वेट आ गया आपका 450 न्यूटन। ठीक है,
तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें हमें क्लियर हुई। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूँ बेटा आपसे, ये सब बच्चे ध्यान से सुनना। एक ऐसा वेइंग बैलेंस होता है जिसपे हम वजन नापते हैं, कुछ ऐसी रीडिंग होती है, उसमें कुछ कुछ लिखा आता है, मान लो 45.00 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस पे खड़े होते हो ऐसे, आपके पैर ऐसे होने चाहिए इस पे, तब इसमें वेट आता है, राइट। एक तो ये हो गया, इसको बोल दिया 1, पहला नंबर का। दूसरा एक वेइंग बैलेंस ऐसा कुछ होता है भाई, जिसपे एक यहाँ पे इधर होता है, एक यहाँ पे इधर होता है सामान रखने का। यहाँ पे हम नॉन वैल्यू ऑफ मास रखते हैं, मान लो 1 kg रख दिया, ठीक है। और दूसरे साइड हमने रखा, संतरे का मौसम है तो संतरे रखते हैं, अब सेब नहीं रखेंगे। इधर हमने 1 किलो संतरे रख दिए, ठीक है। इसका मेजर करने का तरीका है कि इसमें एक सुई होती है, इधर कुछ रीडिंग होती है, जब ये सुई वर्टिकली अलाइन हो जाए तो वही हो गया आपका मेजरमेंट पूरा, ठीक है। तो इसको बोल दिया 2 नंबर का तराजू। इनमें से बताओ फर्स्ट वन क्या मेजर कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है कि मास मेजर कर रहा है, और दूसरा वाला क्या मेजर कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है कि मास मेजर कर रहा है। ये क्वेश्चन है कि पहला और दूसरे इनमें से वेट कौन सा मेजर कर रहा है और मास कौन सा मेजर कर रहा है, आप मुझे ये चीज बता दो। अरे मेरी वीडियो मुझे तो दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही है कैसे? अभी अभी भी नहीं दिख रही? दिख रही है सर। मेरी वीडियो दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ अब तो मुझे मुझे भी दिखने लग गई, ठीक है। तो देखो सर भाई, हाँ बताओ, जिनको आंसर पता है वो हैंड रेज करो। हाँ बताओ बच्चे। मीनाक्षी। सर फर्स्ट वाला वेट और सेकंड वाला मास। फर्स्ट वाला वेट और सेकंड वाला मास, मेजरमेंट की पूछ रहे हैं, कौन सा क्या मेजर कर रहा है, ठीक है। तानिया। फर्स्ट वाला मास वाला वेट। फर्स्ट वाला मास मेजर क्या कर रहा है, मेजर मेजर फर्स्ट वाला मास, और दूसरा वाला वेट। दूसरा वाला वेट। अच्छा बताओ बताओ भाई बताओ। और बच्चे भी आए थे, हैंड रेज किया था, दोबारा आओ। जो भी आपको सही लगता है वो बताओ, जो भी वैल्यूज आपको सही लगती है बच्चे बताओ। हाँ भुवनेश्वरी। सर फर्स्ट वाला वेट एंड सेकंड मास। फर्स्ट वाला वेट एंड सेकंड वाला मास, ठीक है। मीनाक्षी, मीनाक्षी ने बता दिया था। ओके, नहीं बताया शायद, बताओ बच्चे जिन्होंने नहीं बताया। मीनाक्षी आपने नहीं बताया तो बताओ। बता दिया सर। बता दिया ना। तानिया आप बताओ बेटा, क्या बता रहे थे? तो मैंने बता दी। बता दिया, ठीक है। तो आपने, और अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, और कोई बच्चा बताएगा इनके अलावा कुछ है तो? हाँ। अब दूसरा वाला क्वेश्चन ये है कि ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो इसकी रीडिंग आ रही है ना यहाँ पे, ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, वेट या मास? और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ये क्या कर रहा है डिस्प्ले? बताओ बताओ। देखो, डिस्प्ले कर रहा है मास को और मेजर कर रहा है किसको, वेट को। भाई वो तो फोर्स को मेजर कर रहा है सीधा सीधा। देखो इसका अगर साइड व्यू मैं बनाऊं तो इस तरीके से होगा, ये ऐसा बैलेंस है, ठीक है, इसमें कुछ इसके वो लगे होंगे। अब इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है, राइट, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उसको रीडिंग दिखा रहा है। अब देखो बच्चे, ये जितना भी वेट इसका नीचे लग रहा होगा mg, उस mg की वजह से ये दब रहा है, ठीक है, और उसी रीडिंग को ये शो कर रहा है। तो दैट मीन्स इट इज मेजरिंग mg मेजर करके, लेकिन डिस्प्ले कर रहा है मास को। 45 इज मास, 45 इज नॉट द वेट। तो 45 मास है, इसलिए डिस्प्ले मास को कर रहा है, बट मेजरमेंट कर रहा है वेट की। अब कर कैसे रहा है, देखो इसने देखा होगा कि 450 न्यूटन का ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं, आई विल डिवाइड 450 बाई 10 एंड देन डिस्प्ले इट। तो फिर क्या हुआ, मेजरमेंट तो हुआ 450 का, लेकिन डिस्प्ले हुआ 45, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वेट इसने मेजर कर, इसने डिस्प्ले कर दिया, क्या क्या कर दिया, डिस्प्ले मास, ठीक है। अब इस ऐसे इक्विपमेंट को अगर आप किसी और प्लेनेट पे ले जाओ जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 नहीं है, तो फिर इसकी रीडिंग जो है ना ये गड़बड़ हो जाएगी,
है ना, क्योंकि इसके अंदर तो प्रोग्रामिंग ये है कि जो भी आपके पास मेजरमेंट है उसको 10 से डिवाइड करके डिस्प्ले कर दो, है ना, या 9.8 से डिवाइड करके डिस्प्ले कर दो। बट इसी को अगर आप किसी और प्लेनेट पे ले जाओगे तो फिर क्या होगा, इट विल फेल, इसकी फंक्शनिंग फेल हो जाएगी, इसकी फंक्शनिंग हो जाएगी फेल। मान लो मून पे ले जाते हो बच्चे, मून पे ग्रेविटी की वैल्यू 6 गुना कम होती है, तो फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर बहुत भयंकर वैल्यू, बहुत कम वैल्यू आने लगेगी, 45 डिवाइडेड बाय 6 वो रीडिंग आने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये 10/6 हो जाएगा वहां, तो ये 6 ऊपर चला गया, तो आपका ये जो वैल्यू है ये ये कम क्या बोलते हैं, बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी क्या घटेगी भाई, नहीं ये ग्रेविटी तो ऊपर था ना, 10 तो नीचे था, ये mg था, तो दिस विल बिकम 1/6, तो 1/6 हो गया, तो टोटल रीडिंग भी 1/6 हो जाएगी, राइट, लेकिन मून पे ले गए या किसी और जगह ले गए तो ऐसा। और नीचे वाला क्या डिस्प्ले कर रहा है, नीचे वाला तो 0 डिस्प्ले कर रहा है, इट इज डिस्प्लेइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो ये मास मेजर कर रहा है। अब देखो अगर इसको मून पे ले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर mg है, ठीक है, इसके अंदर भी mg है, तो ये मास ही मेजर कर रहा है, इक्विलिब्रियम ही बता रहा है, तो भाई ये तो g तो जहां ले जाओगे उसके हिसाब से g लग जाएगा, तो लेकिन सुई रहेगी बीच में ही, तो क्योंकि मास ही मेजर कर रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्प्ले कर रहा है, तो हमें पता है कि इधर भी मास है इधर भी मास है, तो मास का मेजरमेंट है, इधर डिस्प्ले मास कर रहा है बट मेजरमेंट कर रहा है वेट की, तो वेट इज अ फोर्स, और वो अर्थ के ऊपर वैलिड है उसका जो एक रिलेशनशिप है, अदरवाइज फेल हो जाएगा, ठीक है, तो मोटा मोटा आपको कुछ कुछ समझ आया होगा कि वेट क्या है और मास क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, impulse it is the large force produced by collision or explosion for a very short interval of time, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, और प्रोड्यूस कैसे कैसे हो सकता है, या तो कोलिजन से कोई दो चीज टकरा गई, या एकदम से कोई चीज विस्फोट कर गई फट गई, तो ये दो कंडीशन है। अब दोनों बेटा इसमें ध्यान रखो कि जो चीज कोलाइड हो रही है, ऐसे टकराई तो उसमें टाइम लगा बहुत कम, कोई एकदम से चीज विस्फोट हो गई उसमें भी टाइम लगता है कम, तो कम टाइम के लिए लगने वाला फोर्स उसी को बोलते हैं इम्पल्स। टाइम कितना चाहिए, बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा है तो मतलब डेल्टा टी लिख देते हैं, या डेल्टा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिख देते हैं, डेल्टा टी, इसको दोबारा लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और फोर्स था किसी कम टाइम के लिए लगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली दिखाने के लिए कि यार ये इम्पल्स है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और टाइम होना चाहिए बहुत छोटा, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स है इसको बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स, यहाँ पे जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ ये क्या बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो टाइम ऑफ इम्पल्स कुछ नहीं होता, फोर्स होता है इम्पल्सिव फोर्स, और टाइम होता है जिसमें वो इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखो बैट बॉल जो बच्चे खेलते हैं, बॉल आई बैट से टकराई, जिस मोमेंट पे बैट से टकरा रही तो वहां पे उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, बट फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, ठीक है। कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट टकरा गया, कोई कार टकरा गई या कोई भी ऑब्जेक्ट टकरा गया, तो एक दूसरे से टकराया तो टकराने का टाइम था वो बहुत कम था, तो वो भी इम्पल्सिव हो गया, ठीक है। इम्पल्स का मतलब इम्पल्सिव रिएक्शन, हम नहीं बोलते यार ये आउट ऑफ, ये क्या इम्पल्सिव रिएक्शन दिया उसने एकदम से अजीब सा, तो इम्पल्स हमारे अब दिनचर्या में भी ऐड होता जा रहा है। इम्पल्स का मतलब होता है एकदम से एब्रप्टली, एकदम से होने वाला एक्शन। अब हमें पता है बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस एक्सेलरेशन विद v माइनस यू बाई टी, तो ये रखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टी, भाई चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो बस वही यहाँ पे रख दिया, तो ये इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, m इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू एफ टी, ये टी इधर चला गया, तो फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स, तो इम्पल्स हमें क्या मिला, इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू क्या होगा, एम वी होगा फाइनल मोमेंटम, एम यू होगा इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, भाई फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, कि जितना इम्पल्स होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। कोई टाइम इंटरवल हुआ डेल्टा टी, एक छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी हुआ जिस टाइम में इम्पल्सिव एक्शन हुआ, इम्पल्सिव एक्शन क्या, कोलिजन या फिर विस्फोट एक्सप्लोजन, तो उस इम्पल्सिव एक्शन का जो टाइम था, उस टाइम में जितना इम्पल्स हुआ वो चेंज इन मोमेंटम उसी टाइम के लिए दोनों चीजें बराबर होंगी, इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। अब देखो हमें पता है
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से कि जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा इक्वालिटी के, उसके राइट हैंड साइड में वही डायमेंशन रहने वाले हैं। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कल निकाला था, mlt-1, क्योंकि मोमेंटम क्या था, m इंटू वी, मास का m, lt-1 वेलोसिटी का। तो ये है इम्पल्स, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, मोमेंटम का। तो इम्पल्स का भी यही रहेगा क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है। वैसे फोर्स के हिसाब से निकालो तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का होता है mlt-2 और टाइम का t होता है, तो टाइम के ऊपर एक पावर कम बढ़ जाएगी, यानी कि mlt-1, -2 में एक जोड़ दोगे तो -1 आ गया। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-1। ठीक है। फोर्स टाइम ग्राफ पे, फोर्स और टाइम ग्राफ पे इम्पल्स कुछ इस तरीके का दिखेगा, एकदम बढ़ेगा और फिर डाउन। तो जो ये टाइम इंटरवल है, ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी इसको बोलते हैं। और इसमें लगने वाला जो फोर्स आएगा ये, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। एप्लीकेशन देखो बच्चे, बॉल को लपकने के लिए जो क्रिकेटर क्या करता है, ऐसे बॉल आएगी, उसको लपकने के लिए हाथ को पीछे लेगा, ठीक है, ताकि हाथ पे एकदम से चोट ना करे। तो उसने क्या किया, उसने इंक्रीज कर दिया टाइम इंटरवल को, टाइम उसने बढ़ा दिया ताकि इम्पल्स जो है, इम्पल्सिव फोर्स है, वो कम लगे, राइट। सिमिलरली कोलिजन होता है जब किसी गाड़ी कोई कोलाइड करती है, तो अगर एयर बैग हो, अगर कार में एयर बैग हो, तो फिर इम्पल्सिव फोर्सेस से हमारी बॉडी बच जाती है। क्या होगा कि जो एयर बैग है वो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर देगा, उस कुशनिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो बढ़ गया। अचानक से टकराने के बजाय धीरे धीरे टकराया, तो उसने टाइम को बढ़ा दिया, और टाइम जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही इंपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। मोर इज द टाइम, लेसर इज द फोर्स। तो इसी ये एप्लीकेशन है जहां पे हम यूज करते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या इंपल्स हमेशा नुकसानदायक होगा, क्या हमेशा नुकसान करेगा इंपल्स? क्या ऐसा होता है कि हमेशा इंपल्स फायदा करे या नुकसान करे, या सिर्फ ये हमारा डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखो, इसको तो देख के ऐसा लग रहा हो कि यार इंपल्स तो बड़ी खतरनाक खराब चीज है, हाथ पे चोट कर देती है, अगर टकराते हैं तो चोट कर देते हैं, तो इंपल्स नहीं होना चाहिए। बट इंपल्स की एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब ये चाय बन रही है, राइट। चाय बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आग जलाना। बताओ क्या करना? नहीं, आग जलाना तो ठीक है, कूटना होता है ना, अदरक कूटते हैं ना हम लोग। यस सर। तो अदरक किस में कूटता है, उखली में। तो वहां यस पे सर। कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है, इंपल्सिव फोर्स ही तो लगाना पड़ता है भाई। ऐसे पकड़ के ऐसे ठप ठप तब तक नहीं मारोगे, तब तक नहीं होगा ना कुछ भी भाई। अगर एक काम यस सर। करना, तब अगली बार चाय बनाने को आपकी मम्मी बोले तो क्या करोगे, जो वो उखली है ना उसमें अदरक को रख देना, और ऊपर से जो है, जो उसको पकड़ के बस ऐसे दबाते रहना एक ही बार, ऐसे बार बार मत मारना, ऐसे दबा के रखना, तो फूटेगा क्या अदरक? नहीं, नहीं चिथेगा नो ना। सर। नो तो सर। क्योंकि आपका जो जो फोर्स था बेटा, जो आप फोर्स लगा रहे थे, वो लगा तो रहे थे पूरी पावर से, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लगा रहे हो, बट वो इम्पल्सिव नहीं है, वो फोर्स लग रहा है और बहुत ज्यादा टाइम के लिए लग रहा है, तो वो डिवास्टेटिंग भी नहीं होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो देखो, इम्पल्स वही काम आ रहा है। आप उसको ऐसे कर रहे हो, ठप ठप मार रहे हो, हल्के हल्के हाथ से मार रहे हो, तो फूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, और वो एकदम पीक करता है, दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्सिव फोर्स से वो अदरक चिथ जाता है। ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। दीवार में कील ठोकनी है तो हथौड़ा भी ऐसे ही चलता है, इम्पल्सिव फोर्स से, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे दिनचर्या में, दिन दिन प्रतिदिन की आपकी जिंदगी में। तो वही है कि इम्पल्स जो है वो कभी फायदेमंद होगा, कभी नुकसानदेह होगा। तो दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन अवर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। और इम्पल्स मैथमेटिकली क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। उसी को बोलेंगे इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, राइट। तो अब तक की कहानी ये थी। अब कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाता हूं। ये देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, दो चीजें आपको बताता हूं कि फोर्स और टाइम ग्राफ। देखो, कोई भी ग्राफ हो, पहली बात तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ऑन एनी ग्राफ देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहला तो स्लोप और दूसरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व एंड स्लोप। तो देखो, फोर्स और टाइम ग्राफ पे हमें पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस इंटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको करोगे तो एरिया अंडर द कर्व मिलता है, ठीक है। वो एरिया अंडर द कर्व ही इंपल्स के बराबर होता है। देखो क्या, फोर्स इंटू टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व ही
इम्पल्स के बराबर है। जो ये ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है ना, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया जाए और बोले कि इम्पल्स बता दो, तो आप क्या कैसे करोगे? आप एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करो, राइट। इन अदर टर्म्स यू विल इंटीग्रेट, ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं ना, उन्हीं का एरिया ऐड करते हैं, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन T1 एंड T2, इनके बीच में इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, और एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स टाइम ग्राफ इज इम्पल्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे लिए ये पढ़ो, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा लगेगा नहीं। A golfer hits a ball of mass 45 ग्राम at a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। गोल्फर क्या होता है? अच्छा, आगे पढ़ते हैं पहले। द गोल्फ क्लब इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल फॉर 3 सेकेंड। जो गोल्फ क्लब है वो 3 सेकेंड के लिए कॉन्टेक्ट में रहा। कंप्यूट द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द क्लब ऑन द बॉल। एवरेज फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अब गोल्फ क्या होता है, गोल्फर क्या होता है, वो अभी बता देते हैं। ये है गोल्फर, ये जो लोंडा खेल रहा है ना, ये लड़का, यही है गोल्फर। और गोल्फ क्लब क्या है? ये जो बैट जिसको झुला रहा है, दैट इज गोल्फ क्लब। ठीक है, ऐसा होता है मैदान पे, एक झंडा लगा होगा आपका ऐसे, उसके आसपास एक ये होगा, क्या बोलते हैं, पोल या होल, उसमें बॉल जाएगी और जाके गिर जाएगी। इसी गेम को बोलते हैं गोल्फ। और जो ये बैट यूज होता है ना इसमें हॉकी जैसा, इसको बोलते हैं गोल्फ क्लब। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गोल्फर हिट्स द बॉल ऑफ मास 45 ग्राम। तो मास ऑफ बॉल आपको दिया 45 ग्राम, हाँ जी, एट अ स्पीड ऑफ, वेलोसिटी दे दी 40 मीटर पर सेकेंड। द गोल्फ क्लब इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, कंप्यूट द एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। ये फोर्स आउट को फाइंड आउट करना है, टाइम आपको दे रखा है। इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मास भी आपको दे रखा है, वेलोसिटी भी आपको दे रखी है। यू जीरो रहेगा क्योंकि इनिशियली बॉल रेस्ट पे रहेगी, तभी तो हिट करेगा उसका। तो देख लो कैसे निकालोगे। वो क्यों? इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता था कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और इम्पल्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड फॉर सम टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो बॉल जो थी वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। इसको सोल्व करोगे, फोर्स इंटू टी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स आपको निकालना है, टाइम आपको दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, चारों सारी चीजें पुट करो। तो फोर्स इंटू टाइम क्या है जी? 3 सेकेंड्स। अब देखो इसमें कुछ गलती है, फंडामेंटल गलती इस क्वेश्चन में, वो आपको बताऊंगा, पहले आप इसको करोगे। तो 45 ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 0.045 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको 0.045 किलोग्राम लिख लेते हैं। इनटू वेलोसिटी आपको दी 40 मीटर, तो 40 रख लो। तो फोर्स जो आएगा दैट विल बी 0.045 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 से उड़ जाएगा, ये आएगा 0.015, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15 चौकी 60 और एक जीरो, तो 600।
तो 0.6 न्यूटन, राइट। आपका आंसर आएगा 0.6 न्यूटन। बट इस क्वेश्चन में फंडामेंटल एक गलती है, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। जब 3 सेकंड के लिए फोर्स लग गया तो वो इंपल्स नहीं बचा भाई। वो ऐसे अदरक कभी कूटेगा क्या यार? देखो तुम सीधा सोचो, अदरक ही कूटते हैं क्या है? ऐसे ऐसे कूटेगा? देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे 1 2 3 फिर उठा लिया, फिर 1 2 3 फिर उठा लिया, 1 2, ऐसा नहीं होगा ना कभी भी। हमेशा आपको इम्पल्स ऐसे बहुत छोटे, देखो स्प्लिट सेकंड स्प्लिट सेकंड स्प्लिट सेकंड स्प्लिट सेकंड ऐसे होगा, जस्ट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 3 सेकंड के लिए लगने वाला फोर्स इम्पल्स नहीं कहलाएगा। बस इसमें यही डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में यही फर्क है। तो इसी को बोलेंगे 3 सेकंड वाली गलती। तो इसको अगर टाइम को अपन क्या बोल दें, 0.03 सेकंड या 3 मिली सेकंड, है ना, 3 मिली सेकंड बोल दें, तो फिर होगा कि हाँ यार 3 से 1 सेकंड के लगभग 300वें हिस्से में लग रहा है, तो फिर उसको बोलेंगे इम्पल्स। ठीक है। तो अब आपका जो ये सॉल्यूशन दिया, ये कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ आया? मैंने जो सॉल्यूशन दिया हो हैंड रेज करना, जो अभी बताया है फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, तभी तो पूछ रहा हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ कि कितने बच्चों को समझ आया। हाँ ठीक है, दोबारा तो बताऊंगा ही मैं। ये सॉल्यूशन मैंने गलत सॉल्यूशन कराया आपको। गलत मतलब क्वेश्चन का तो कुछ सॉल्यूशन सही था, बट क्वेश्चन ही गलत है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करेक्ट करके मैं छोड़ देता हूँ, और सही सॉल्यूशन इसके नीचे लिखा हुआ है जो मैंने डाला हुआ है, वो आप देखना, तो फिर आपके आंसर मैच हो जाएंगे, तरीका भी आपका मैच हो जाएगा। इम्पल्स क्या होता है? अब देखो ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ। इम्पल्स होता है बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगने वाला, बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगने वाला कोई फोर्स। देखो अब ये 3 सेकंड को रिप्लेस कर दो 3 मिली सेकंड से, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है 1 मिली सेकंड, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 मिली सेकंड। अब ये क्वेश्चन सही हो गया फंडामेंटली भी, अब इसका आंसर भी ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स इनटू डेल्टा टी, ये होता है इम्पल्स। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, हमने सोल्व किया था तब ये फाइंड आउट किया था, ये फोर्स इनटू डेल्टा टी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम एम वी माइनस यू। ठीक है, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में एफ निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। टाइम मुझे दे रखा है, कितना दिया है? 3 मिली सेकेंड्स। मास मुझे दे रखा है 45 ग्राम्स। फाइनल वेलोसिटी मुझे दे रखी है कि हिट होने के बाद, अब 40 मीटर से हिट कर दिया मतलब 40 मीटर हो जाएगी फाइनल। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली बॉल को होना पड़ेगा रेस्ट पे, क्योंकि रेस्ट पे है तभी तो उसको हिट करता है, गेम इसी तरीके का है। तो 45 ग्राम, टाइम 3 मिली सेकेंड्स, ये हो गया सारा। फोर्स निकाल सकते हो, वही होता है फोर्स, उसको बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सा खेल था। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये कैसे आया, तो ये यहाँ से आया बेटा। देखो एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया v माइनस यू, इसको सोल्व किया ऐसे, इसको सोल्व किया ऐसे, तो आपको मिल गई फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। यही इक्वेशन हमने इस क्वेश्चन में यूज करी, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, राइट। उसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर फिर 0.6 न्यूटन ना मिलके 600 न्यूटन मिलेगा। अब ये लॉजिकली भी करेक्ट है कि टाइम थोड़ा छोटा 0.003 सेकेंड एंड फोर्स इज लार्ज। ठीक है, तो इसको करना घर पे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है इम्पल्स। एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी विच चेंजेस विद टाइम टी, द एफटी ग्राफ इज शोन बिलो। एफटी ग्राफ आपको बता दिया गया, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इन टाइम पाई सेकेंड्स, पाई सेकेंड्स है ना, इस पाई सेकेंड टाइम में कितना इम्पल्स होगा, 0 से पाई, मतलब पाई मतलब 0 से पाई, है ना, इतने टाइम में आपको इम्पल्स बताना है विद द हेल्प ऑफ एफटी ग्राफ। ठीक है, तो आपको दिया जी फोर्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज 10 sin t। तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग इंटीग्रेशन, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ऑन एफटी ग्राफ क्या था? इम्पल्स, इम्पल्स ही तो था। देखो एफटी कर्व पे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व इम्पल्स। ठीक है, तो एफटी कर्व पे आपको दिया इम्पल्स, एफ ये फोर्स है, ये टाइम है, इस कर्व पे आपको इम्पल्स फाइंड आउट करना है, तो मतलब एरिया अंडर द कर्व से मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इम्पल्स।
अब ये इम्पल्स है, ठीक है, ये इम्पल्स है, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। फोर्स को दे दिया, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एज 10 साइन टी, 100 साइन टी, सॉरी 100 साइन टी, ऐसा फोर्स है कि जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, साइनोसोइडल वेरिएशन है। तो आपको अब फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व, या फिर इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, यू कैन डू इट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन द गिवन लिमिट्स। तो उस तरीके से फाइंड आउट कर लो, एक बार ट्राई करो, जिनका आ जाए हैंड रेज करना। हिंट बीच में लिख दूंगा मैं, देखना हिंट भी आपको मिल जाएगा 1 मिनट बाद, नहीं तो खुद से करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी और तुम्हें भी। निकला बच्चे किसी का आंसर आया भाई? कैसे बच्चे हो तुम? देखो, एरिया अंडर द कर्व मुझे निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो मुझे अगर सिमेट्रिकल शेप दे रखा हो, सिमेट्रिकल शेप अगर दे रखा हो तो आई कैन फाइंड आउट यूजिंग द दिस शेडेड एरिया, ठीक है, बट उसका मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है, कौन सा शेप है, रैंडम शेप है, क्या है, हेमिस्फीयर है, या, या सेमी सर्कुलर है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आई विल फाइंड आउट इट यूजिंग द इंटीग्रेशन। देखो भाई, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है, इसको इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये हो गया इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स, जो भी टाइम दिया हो T1 एंड T2, ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि T1 और T2 के बीच में जो इंपल्स होगा वो फाइंड आउट करना है। अब T1 और T2 की जगह मुझे दिया है 0 से पाई, इसके बीच में आपको फाइंड आउट करना है 0 टू पाई, और F इंटू डी टी, फोर्स दिया है, फोर्स दिया 10, फोर्स दिया 100, सॉरी 100 साइन टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो टाइम dt के साथ, बस यही वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, दैट इज इम्पल्स इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100, तो बेटा ऐसे ही रह जाएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस टी, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होगा बिटवीन लिमिट 0 टू पाई, आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। अब इसमें लिमिट्स की वैल्यू डाल दो, तो जब कोस पाई रखोगे, कोस ऑफ पाई, तो क्या मिलेगा? -1। कोस ऑफ 0 क्या मिलेगा? 1। तो अपर लिमिट रख रहे हो, अपर लिमिट क्या आएगी? -100 इंटू -1 कोस पाई की वैल्यू, ठीक है, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट को, -100 एज इट इज इंटू कोस 0 1। तो ये सोल्व होके क्या आएगा? -100 इंटू 1, -100 इंटू -1, 100, माइनस और माइनस ये +100, तो मतलब क्या हुआ? 200, और यूनिट क्या आएगा? न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम है तो न्यूटन सेकंड। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा तुम्हारा। बोलो बोलो। अब देखो, तुमने इंटीग्रेशन भी रिवाइज नहीं किया है,
बिना इंटीग्रेशन के तुम्हारा तो वैसे भी नीट है भाई, नीट में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इंटीग्रेशन तो चाहिएगा ना, और मैथ होता नहीं है तो अब कहाँ से आएगा समझ। जो भी है हमारे साथ ही है, फिजिक्स में जो आ जाए वही आएगा। अब देखो सब बच्चे क्या करना है, देखो अभी आप हमारी क्लासेस हो जाएंगी लगभग लगभग बंद, और आपकी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, कब हो रहे हैं 21 को, यस सर। Yes, जी sir. सर। है ना, 21 को खत्म हो रहे हैं। तो 21 से जब तक भी क्लासेस स्टार्ट ना हो उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या सब रिवाइज कुछ। करोगे, जो चैप्टर के शॉर्ट नोट दे रखे हैं वो रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो रिवाइज करोगे, ज्योमेट्री के और टिग्नोमेट्री के, सॉरी टिग्नोमेट्री के और कैलकुलस के, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे कि बेटा मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, वो मैं डालने वाला हूँ इसी टाइम में, आप लोग उनको देखना 21 तारीख के बाद, ठीक है। 21 तारीख के बाद वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इसको भी कर लेना, नहीं तो क्या होगा ना, नहीं तो आपकी नैया डूब जाएगी। तो क्योंकि ये तो सिंपल था यार, इंटीग्रेशन करना था, इसको समझना जरूरी होगा। जब तक आपको इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा तब तक ये नहीं समझ आएगा हो क्या रहा है, वो तब समझ आएगा तब एक बार दो बार उन नोट्स को पढ़ लोगे। कई बार क्या होता है ना, बहुत ऑब्वियस चीज हो जाती है, जैसे एक पढ़ रहा था मैं, नाम याद नहीं उनका, इंटरव्यू में कोई बता रहे थे, काफी बड़े साइंटिस्ट थे, वो बोल रहे थे कि यार देखो आप चीज पढ़ते हो, आप एक बार पढ़ते हो आपको डाउट होगा, दोबारा पढ़ोगे आपको थोड़ी समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे थोड़ी और समझ आएगी, फिर एक लेवल ऐसा आएगा कि वो चीजें आपको पढ़ पढ़ के ना ऑब्वियस लगने लगेंगी कि यार ये तो होता ही है। जैसे कि ABCDEFG, ऑब्वियस लग रहा है ना कि ABCDEFG इज समथिंग ऑब्वियस, लेकिन किसी ने क्या बोला, किसको, इसके पीछे कोई लॉजिक थोड़ी है कि A पहले आएगा कि B पहले आएगा कि C पहले आएगा कि D पहले आएगा, बट सब ने ऐसे रट लिया ABCD। तो कभी कभी ऐसा होता है, चीजों को बार बार हम रिवाइज करते हैं, इतनी बार रिवाइज करते हैं तो वो चीजें हमें ऑब्वियस लगने लगती है, हमें लगता है कि हाँ यार ऐसे ही होता है। तो कुछ कुछ चीजें हमें इतनी रिवाइज करनी पड़ेगी ताकि हमें लगे कि साइन का इंटीग्रेशन तो कोस ही होता, माइनस कोस ही होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ही होता है। तो ये सब चीजें हमें बार 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 निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा ताकि आपको ये चीजें ऑब्वियस लगने लगे। अदरवाइज हर चीज का डेरिवेशन करना, हर चीज का पॉसिबल सॉल्यूशन एट अ टाइम निकालना, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। उतना बड़ा सिलेबस है कि आप हर चीज का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर एट ए टाइम निकालने चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चे, है ना। तो ये नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग अपने जो आपको सीट दी है ना वो इसलिए दी थी बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसको आप भर भर के रिवाइज कर सको, ठीक है। उसको भी रिवाइज करा दूंगा मैं आपकी, बाद में एक बार तो कराऊंगा ही, जैसे आप वेकेशन से आओगे, और मतलब वेकेशन तो क्या यार, एग्जाम है तुम्हारे, एग्जाम देकर तुम वापस आओगे तब एक बार मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, और हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको रटने वाले हैं, ठीक है। रटना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और तुम तो बायो पढ़ रहे हो भाई, बायो पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो, तो मैथ को तो रटना ही पड़ेगा, जितना मैथ रिक्वायर्ड है थोड़ा थोड़ा रट लो, फॉर्मूला रट लो, एप्लीकेशन उनका सीख लो कैसे अप्लाई हो रहा है, बस। बोलो करोगे कि नहीं, Yes, sir. है ना। Yes, इसके sir. अलावा कोई तरीका भी नहीं है भाई, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई तरीका ही नहीं है। तो उस तरीके को हम, जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है वही करने वाले हैं। अब देखो ये इसके पीछे जो कहानी है वो सारी कहानी यहाँ पे लिख दी गई है, सेम ही सॉल्यूशन है जो मैंने कराया वही है। फाइनली 200 न्यूटन सेकंड आएगा, ठीक है। ओके, और ये भी चीज याद रखो, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल एक्सिस इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज द स्लोप। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, हाँ जगे हुए हो, सो गए बालकों, बच्चों, Yes, Sir, sir. जगह. जगे Yes, हुए sir. हो तो जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जोर sir. से ऐसा नहीं बोलते Yes, भाई, sir. जोर से बोलो, जय माता दी। जोर से हाँ बोलो जय माता दी। ठीक है, तो जोर से बोलते हैं, जब सो जाएं तो ऐसे ही बोलना चाहिए ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ भी पढ़ा दूं। Yes, sir. यस नहीं, सर। कितने बच्चे Yes, बोल sir. रहे हैं थर्ड लॉ में पढ़ा दो, हैंड रेज करो जितने बच्चों को इंटरेस्ट है अभी, कि अभी और पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड लॉ भी एक बार बेसिक्स देख लेते हैं फिर निकल जाएंगे। तो सुनो अब ध्यान से। फर्स्ट लॉ ने बोला कि फोर्स जैसी कोई चीज होती है और वो रिक्वायर्ड होती है क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ इनर्शिया को बदलने के लिए फोर्स लगेगा, ये बोला फर्स्ट लॉ ने।
रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है तो फोर्स लगाओ, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है तो फोर्स लगाओ, सीधी रेखा के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सारी कहानी हमें बताई किसने? न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी कि फर्स्ट लॉ ने। सेकेंड लॉ बताता है कि टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया कितना फोर्स लगेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एंड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। बाहर से लगने वाले अनबैलेंस फोर्स के बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ गिवन रिजिड बॉडी या पार्टिकल। हम लोग पार्टिकल पे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर लेते हैं हल्का सा, क्या कि कोई अगर बॉडी है तो उसके सेंटर ऑफ मास को बोल देते हैं पार्टिकल, भाई उसके सेंटर ऑफ मास पे सारा कार्यक्रम हो रहा है, या कोई रिजिड बॉडी है तो भी उसके सेंटर ऑफ मास पे। अदरवाइज ये लॉ सारे के सारे पार्टिकल पे डिफाइंड है, ठीक है। फिर बात हुई, सेकेंड लॉ ने बोल दिया ऐसा, फिर हमने इम्पल्स की बात करी, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम यानी एफ इंटू डेल्टा टी, और वही हुआ रेट ऑफ चेंज, वही हुआ क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर यानी कि एम इंटू पी माइनस एम इंटू यू। अब उससे अगले एक स्टेप पे जाते हो, थर्ड लॉ की बारी आ जाती है जिसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगा उसके जस्ट विपरीत और अपोजिट रिएक्शन होना तय है इस दुनिया में। अब देखो इसका कुछ कुछ फिलोसफिकल मतलब भी लोगों ने यूज किया है, वो भी बताता हूँ आपको। जैसे क्या बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे भरोगे, भरोगे जैसा जैसा बोओगे वैसा पाओगे पाओगे वैसा काटोगे ना, और जैसा करो, जैसी करनी वैसी भरनी भरनी भरनी, ठीक है। तो क्या हुआ, और क्या बोलते हैं, वही तो एक बोलते हैं ना, पाप करोगे तो नरक में जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो वही सब है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दो रिएक्शन तीन सेंटेंस आपने मुझे बताए हिंदी के मुहावरे, वो भी इसी का तो बदला हुआ स्वरूप है कि जो एक्शन करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो वो हो गए Yes, sir. फिलोसफिकल, वो फिलोसफिकल है दूर दूर, मतलब उसमें क्या है कि करोगे अभी पाओगे थोड़े दिन बाद, ठीक है। पाप अभी करोगे पुण्य, मतलब वो सब चीजें उनके बीच में थोड़ा टाइम इंटरवल है, तो वो फिलोसफिकल है। वो अब फिजिक्स की बात नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, बट वो इससे मिलती जुलती सेंटेंसेस हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि दिस इज द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट अब्यूज्ड सेंटेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। तो इसी का यूज भी बहुत हुआ और इसी का अब्यूज भी बहुत हुआ, तो ठीक है। अब फिजिक्स के नजरिए से सुनते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या बोलता है कि फोर्सेस जो है ना हमारे, वो फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी अकेला फोर्स नेचर में नहीं पाया जाएगा। तो फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भी एक्शन लग रहा होगा ना तो उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। एक साइड से एक्शन आया, दूसरे से रिएक्शन आया, दोनों ही एक ही पॉइंट, दोनों लग रहे होंगे एक ही साथ, ठीक है। अब वो इसमें देखो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होगा डायरेक्शन में। एक्शन इधर तो रिएक्शन इधर, एक्शन इधर तो रिएक्शन इधर, मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। अभी देखो आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जो दौड़ के और कूद रहा है ना, तट पे कूद गया, बोट से दौड़ा और किनारे पे कूद गया, तो उस मोमेंट पे बोट पे तो लगा लेफ्ट साइड में फोर्स और इस बच्चे पे लगा राइट साइड में, तो एक्शन लगा कि एक पे और दूसरे पे लग गया उसका रिएक्टिव फोर्स। तो एक्शन लग गया मान लो बोट पे तो रिएक्शन लग गया बच्चे पे, या फिर एक्शन मान लिया कि बच्चे पे लगा तो रिएक्शन लग गया बोट पे। तो ऐसा मान लिया एक पे एक्शन लगा दूसरे पे रिएक्शन। तो अब हमें पता पड़ा कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे हैव टू बी अपोजिट इन डायरेक्शन, दे एक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही साथ लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो अब तक हमने देखी। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो पहली बात क्या बोला एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के बारे में, फर्स्ट पहली बात क्या हुई कि दे एक्ट अकर साइमल्टेनियसली, जैसे एक्शन हो रहा है वैसे ही रिएक्शन होगा। दूसरा, दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्शन फोर्स है उसके अपोजिट में रिएक्शन आएगा, ठीक है। दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा अभी, कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, ऐसा क्यों जरूरी है वो बताऊंगा। दे विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो एक जिसमें जा रहा है उससे अपोजिट में रिएक्शन होगा, जिसमें एक्शन उससे अपोजिट में रिएक्शन। दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। सेम इन नेचर क्या होता है ये समझो, अगर मुझे
मैं देखो यहाँ पे पुल कर रहा हूँ, ये वायर है, थ्रेड है, इसको मैं पुल कर रहा हूँ, तो मैं इस पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेच दिस, मैं इस पे टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो देखो एक्शन मैंने किया, मैंने जो फोर्स लगाया वो एक्शन फोर्स है इस वायर पे, और ये वायर मेरे पे जो लगा रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। तो मैं इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये भी मेरे पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा है ना, मैं इस वायर को खींच रहा हूँ तो ये वायर भी मुझे खींच रहा है। तो दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोथ आर ऑफ सेम नेचर। अगर मैं उस वही इसको कंप्रेस कर रहा होता, लाइक ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ से इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे हाथ को दबा ही तो रहा है, मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये मुझे दबा रहा है। एक्शन फोर्स भी कंप्रेसिव और रिएक्शन भी कंप्रेसिव है। दैट मीन्स कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, सेम नेचर के होंगे। अलग अलग ऑब्जेक्ट पे जिस पे एक्शन है उससे दूसरे पे रिएक्शन हो रहा होगा। दे एक्ट अलोंग सेम लाइन, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, जिसमें रिएक्शन है उसमें उससे अपोजिट में एक्शन है, और अक्कर साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। भाई देखो मैं दबा रहा हूँ तो उसी टाइम तो मुझे दबा रहा है ये, ऐसा है ना। इस ऑब्जेक्ट को मैंने पुश किया तो एक्शन किया, रिएक्शन भी उसी टाइम मिल रहा है। ऐसा थोड़े कि अभी मैं जाके सो जाऊंगा तो फिर ये आएगा दौड़ता दौड़ता, अरे तूने मुझे दबाया था ले, ऐसा थोड़े होगा। तो एक हाँ साथ सर। एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसा होगा तो डरने की ज्यादा बात हो जाएगी, फोर्स थर्ड लॉ को छोड़ देंगे हम लोग, डर जाएंगे, तो वैसा नहीं करेंगे। तो ये हमें पता चल गया। अब देखो दे शुड एक्ट इन सेम लाइन, ये बात देखो कि सेम लाइन में क्यों होना चाहिए। ये ऐसा हो रहा है बेटा, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा जान लो कि 1D 2D और 3D में फोर्सेस का इक्विलिब्रियम किस तरीके से एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो अभी बताता हूं आपको मैं। हाँ, तो 1D 2D और 3D, ठीक है जी। 1D मतलब क्या होता है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। 2D क्या होता है, ऑन अ 2D प्लेन। और 3D क्या होता है, इन द 3D स्पेस। हाँ जी, समझ आता है ये। 1D मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब कोई प्लेन पे, और 3D मतलब कि 3D स्पेस में। अब एक पॉइंट है, हम पार्टिकल पे ही तो लगा रहे हैं सारे फोर्स। एक पार्टिकल यहाँ लगा दिया, एक यहाँ रख दिया, एक इसके अंदर रख दिया। अब इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग गया इधर, ठीक है। तो इस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, एक ही फोर्स रिक्वायर होगा ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक फोर्स लग गया तो दूसरा फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई किसकी, इक्विलिब्रियम की। फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पा ली। हाँ जी, सही है सर। भाई। इक्वल एंड अपोजिट, केवल दो फोर्सेस की मदद से मैं जीरो नेट फोर्स कर सकता हूँ। कैसे, ये 10 न्यूटन था, ये भी 10 न्यूटन लगा दिया उसके जस्ट अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और दूसरा देखो 2D में, मतलब यहाँ पे 1D में मिनिमम कितने फोर्स चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, 2 फोर्सेस, दो फोर्स होंगे, एक इधर लग रहा है एक इधर, बात खत्म, बराबर। 2D में क्या है, 2D में मान लो मैं बोलता हूँ एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन, एक इसकी किसी एंगल पे लगा दिया 10 न्यूटन, तो अब ये दोनों बैलेंस आउट है क्या, नहीं भाई। इनका रिजल्टेंट तो कुछ ऐसा आएगा ना, इनके बीच में ऐसा ऐसा इधर कच। तो अब क्या करना पड़ेगा, इनके रिजल्टेंट के अपोजिट उसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3D में किसी ऑब्जेक्ट को उस पे लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, एटलीस्ट आई रिक्वायर 3 फोर्सेस, मिनिमम है, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम 3 चाहिए। और 3D में ऐसे विजुअलाइज करना दिक्कत का काम होगा, बट एटलीस्ट वी रिक्वायर सम 4 फोर्सेस, 4 फोर्स चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए। तो 1D में 2, इसमें 3 और इसमें 4। तो अब मैं बता रहा था ना, दे शुड एक्ट अलोंग सेम लाइन। सेम लाइन इसलिए चाहिए क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी केवल 2 फोर्सेस की है, हमारे पास फोर्सेस ही 2 अवेलेबल है, तो वी विल बी अप्लाइंग देम अलोंग सेम लाइन, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए भाई, इसलिए बस यही था, जिससे कि एक्ट अलोंग द सेम लाइन वाली बात आ रही है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ कुछ नहीं है। फिजिक्स का स्कोप क्या बताया था मैंने आपको, व्हेन वी वर स्टडीइंग फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिक्स का स्कोप क्या था, लिमिटेड था कि अनलिमिटेड था बच्चों। स्कोप ऑफ फिजिक्स लिमिटेड था कि अनलिमिटेड था, अरे लिमिटेड था ना, या अनलिमिटेड था देखो मैंने बोला था कि फिजिक्स का स्कोप सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके और बिल्कुल गैलेक्सी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक चीजों तक है, एकदम सूक्ष्म कण से लेके विशालकाय गैलेक्सीज तक, प्लैनेट्स तक है। तो अनलिमिटेड है ना जी, अनलिमिटेड है।
तो अनलिमिटेड स्कोप है, तो मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ तो ऐसी चीज होती है ना जिसको हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एवरी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स हैज टू फॉलो दैट थिंग, तभी तो उसको लॉ बोलते हैं, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मतलब क्या? जहां भी आप देखोगे, जिस भी फोर्स को आप देख पा रहे हो, उसके अपोजिट फोर्स उसी के जड़ में मिलेगा, वहीं के वहीं मिलेगा। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ। जैसे मान लो मैं इस पेंसिल को पकड़ के लिख रहा हूँ, तो मेरे हाथ इस पेंसिल पे फोर्स लगा रहे, बट मैं लिख रहा हूं तो ये पेंसिल भी तो मेरे हाथ पे फोर्स लगा रही है, अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट। ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है अपने वेट के बराबर, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। अपने आसपास देख लो, जहां पे आप बैठे हो, आप किसी चेयर पे बैठे हो, उस चेयर के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो अपने वेट के बराबर नीचे, और वो आपके ऊपर लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसे आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे अपने आसपास, दे आर जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। तो हमेशा फोर्स पेयर्स में मिलेगा, वो पेयर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट, इन्यूमरेबल और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिकॉज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज इनफाइनाइट। तो ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, ठीक है, जितना